एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में आज़ादी के सपने पल रहे थे। एक ऐसा किशोर जिसने अपने बचपन में जालियांवाला बाग की गोलियां नहीं पर उनकी गूंज जरूर सुनी थी। और एक ऐसा नौजवान जिसने किताबों में बंद इंकलाब को अपने लहू में उतार लिया। हमने देखा कैसे भाग 1 में भगत सिंह का बचपन पंजाब की क्रांति से जुड़ता गया और भाग 2 में उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनके विचारों ने भी विद्रोह करना सीख लिया। लाहौर के कॉलेजों से लेकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तक भगत सिंह ने तय कर लिया था, अब सिर्फ किताबें नहीं, अब इतिहास बदला जाएगा। और अब उस इतिहास के तीसरे अध्याय में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां विचार क्रोध में बदलते हैं और कलम की जगह बंदूक लेती है। जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा बिना एक भी भारतीय सदस्य के, तो यह भारत के आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। और जब लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसी तो भगत सिंह के सीने में बस एक ही आग जल उठी, बदला। यह कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है, यह कहानी है उस जुनून की जो एक लाठी के वार से जन्मा और जिसने सैंडर्स की मौत से एक तूफान की शुरुआत की। 1920 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया। इस फैसले से युवा क्रांतिकारियों में असंतोष फैल गया, जिसने भगत सिंह भी शामिल थे। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसक आंदोलन से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसी सोच के तहत वे अधिक सक्रिय रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजने का फैसला किया। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि साइमन कमीशन क्या था और इसे भारत में क्यों लाया गया। तो आइए जानते हैं साइमन कमीशन क्या था। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। इसके तहत भारत को कुछ सीमित स्वशासन दिया गया, लेकिन वास्तविक सत्ता अभी भी ब्रिटिश अफसरों के हाथ में थी। इसी एक्ट में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के भीतर एक साइमन कमीशन बनाया जाएगा, जो यह मूल्यांकन करेगा कि भारत को आगे कितने और राजनीतिक अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 10 साल का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1927 में ही एक कमीशन बना दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली वाल्डोविन की सरकार ने 1927 में एक 7 सदस्यीय कमीशन बनाया, जिसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना कि भारत को आगे कैसे और कितनी स्वतंत्रता दी जा सकती है। इस कमीशन का अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, इसलिए इसे साइमन कमीशन कहा गया। इस कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। यह बात भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक थी कि भारत के भविष्य पर निर्णय लेने वाले इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। पूरा कमीशन सफ़ेद अंग्रेजों से भरा था। यही सबसे बड़ा कारण था कि इसे सफ़ेद आदमी का कमीशन कहा गया, जिसने पूरे देश में असंतोष की लहर दोहरा दी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर हुए हमले और उनकी मृत्यु ने भगत सिंह को बदले की आग में झोंक दिया। इसके बाद सैंडर्स की हत्या और उनके भूमिगत जीवन की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों में आक्रोश फैल गया। कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो इसका विरोध करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। वे अपने जोशीले भाषण के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने कहा, यदि अंग्रेज यह सोचते हैं कि वे हमें दबा सकते हैं तो यह उनकी भूल है। हम अपने अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
जैसे ही प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पहुंचे, ब्रिटिश पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एसपी जेम्स ए स्कॉट ने क्रूरता से प्रदर्शनकारियों को पीटने का आदेश दिया। लाला लाजपत राय पर कई लाठियां बरसाई गई। गंभीर चोटों के कारण वे बुरी तरह घायल हो गए। लाला लाजपत राय की चोटों ने भारतीयों को झकझोर कर रख दिया। वे बोले, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को वे इस चोट की वजह से शहीद हो गए। उनकी मृत्यु से भगत सिंह और उनके साथियों में बदले की भावना भड़क उठी। उन्होंने कसम खाई कि वे स्कॉट को मारकर उसका बदला लेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाने लगे। योजना यह थी कि जैसे स्कॉट अपने दफ्तर से निकले, वैसे ही उसे गोली मार दी जाए। लेकिन गलती से स्कॉट की जगह जॉन पी सैंडर्स, एक असिस्टेंट पुलिस सुपरिटेंडेंट, को निशाना बना लिया गया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर घात लगाकर बैठे थे। जयगोपाल का काम था यह संकेत देना कि स्कॉट बाहर आ चुका है। जैसे ही सैंडर्स निकला, जयगोपाल ने इशारा किया और राजगुरु ने पहली गोली चलाई। इसके बाद भगत सिंह ने आगे बढ़कर कई गोलियां दागे, जिससे सैंडर्स मौके पर ही ढेर हो गया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने भागने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को तुरंत लाहौर छोड़ना था। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को चकमा देने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। भगत सिंह ने अपनी केस और दाढ़ी कटवा ली और अंग्रेजों की वेशभूषा में निकल पड़े। वे लाहौर से ट्रेन पकड़कर कानपुर पहुंचे और फिर वहां से दिल्ली पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव अन्य रास्तों से सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए। लाहौर पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर दी, लेकिन वे भगत सिंह को पहचान नहीं पाए। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों को पूरे देश में पहचान मिलने लगी। उन्होंने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए गुप्त क्रांतिकारी पत्रों में लेख लिखे, लेकिन अब वे सिर्फ सैंडर्स की हत्या तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। वे एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। उनका अगला कदम था ब्रिटिश सरकार को सीधा चुनौती देना और असेंबली में बम फेंकना। सैंडर्स की हत्या सिर्फ शुरुआत थी। भगत सिंह अब सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के आदर्श बन चुके थे। उनकी क्रांति अब नई ऊंचाइयों को छूने वाली थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।